हेलो दोस्तों, ये केस देखते एसा इलियास अंजुम अब्दुल रजाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये हमारे क्रिमिनोलॉजी के सिलेबस में इसको क्लब करना किसी एक यूनिट के लिए मुश्किल है, लेकिन इसको अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और उसके नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज को देख सकते हैं। इसमें नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विद दैट ऑफ टाडा एक्ट कंपेयर हुआ है। दिस केस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंटरप्रिटेशन कि अगर दो स्पेशल स्टैचूट है तो क्या प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन होगा। तो आपको जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूट पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी इस केस का एक अच्छा यूज है। और जुवेनाइल जस्टिस के लिए देख सकते हैं कि भाई इसका नॉन ऑब्स्टैंटिव एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो इसमें हुआ ये था कि जुवेनाइल को ट्राई किया गया था टाडा में। केस यहाँ पर आया सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लिए कि भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में तो नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज है, तो इसलिए इसको जेजे एक्ट के सामने ट्राई किया जाना चाहिए था, और टाडा में इसका जो ट्रायल हुआ वो गलत था। दूसरे साइड ये कहती है कि टाडा में भी नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज है। और इनफैक्ट ये ध्यान देंगे कि जेजे एक्ट में मैंने कुछ सेक्शन हाईलाइट किए थे। जेजे एक्ट जैसे सेक्शन 25 ऑफ टाडा है, और जेजे एक्ट में सेक्शन 6, 15, मतलब बहुत जगहों पे लिखा हुआ है नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज। और ऐसा कहा भी गया था इनफैक्ट जब ये एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 20 ऑफ जेजे एक्ट में, जिसमें ये कह दिया गया था कि कोई भी पेंडिंग ट्रायल अपील कुछ भी हो रिवीजन, तो उसमें जे एक्ट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। और ये जो आप डिफेंस है अपने एज का, ये किसी भी स्टेज पे ले सकते हो, इवन मतलब ड्यूरिंग अपील कभी भी। तो इसका मतलब कैटेगोरिक था कि जे एक्ट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, पर्सन कैन अप्लाई इवन ड्यूरिंग व्हेन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव अटेन्ड फाइनलिटी। कि भाई मैं तो जुवेनाइल था उस समय, तो पूरी प्रोसीडिंग मतलब कि मतलब नॉन एस्ट हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई ग्राउंड ही नहीं रहेगा। और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है, जैसे अबूजर हुसैन इलियास गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इसको होल्ड किया मतलब प्रूव किया था। तो अब कोर्ट ये कहता है कि टाडा में हमने देखा है सेक्शन 25 में, टाडा में भी और भी बहुत सारे सेक्शन में लिखा हुआ, हम आगे देखेंगे। तो कोर्ट ये कहता है कि अगर हम जो प्रिंसिपल दो अगर स्टैचूट टकरा रहे होते हैं तो कौन प्रिवेल करना चाहिए, इसके लिए हम दो इंटरप्रिटेशन लेते हैं, सॉरी दो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। पहला कि जो लॉ बाद में आया है इट विल एब्रोगेट द अर्लियर कॉन्ट्री लॉ। क्यों? क्योंकि जब लेजिस्लेचर दूसरी बाद वाली लॉ को इनाक्ट कर रहा था तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसको पुरानी वाली लॉ का नॉलेज था। दूसरा, a general provision does not derogate from a special one। तो मतलब कोई अगर जनरल और स्पेशल में है तो स्पेशल मतलब प्रिवेल करेगा। लेकिन उल्टा देखते हैं, एक स्पेशल लॉ पहले पहले एग्जिस्ट करता है और जनरल लॉ बाद में आया, तो ये पहला प्रिंसिपल नहीं फॉलो करेंगे, उसका एक्सेप्शन ये हो जाता है कि स्पेशल लॉ अगर पहले आया हुआ है तो वो रहेगा। क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि जब जनरल लॉ है तो उस समय पार्लियामेंट एक जनरल उस पर सोच रहा है, तो वो जो है जो एक स्पेशल कैटेगरी को देखकर या स्पेशल पर्पज के लिए जो लॉ बनाया गया था उस पे उसका उसका ध्यान नहीं गया होगा, ये प्रिज्यूम किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है, और ये बात सवाल है कि जनरल और स्पेशल कैसे फाइंड करोगे। तो कोर्ट ये कहता है कि इसके लिए हम प्रिंसिपल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैट्यूट देखेंगे, पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव फॉर द रीजन कि क्यों वो या पर्पज जिसके लिए एक्ट आया था। इसलिए जैसे जैसे आईपीसी सब पे लगता है तो इट्स अ जनरल स्टैट्यूट या बीएनएस कहें, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशल स्टैट्यूट होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर दोनों, जैसे यहाँ पे जेजे एक्ट भी स्पेशल है बच्चों के लिए लगता है 18 ईयर से कम वालों को, और टाडा भी स्पेशल एक्ट है, तो क्या कहना चाहिए। तो कैसे करेंगे? कोर्ट कहता है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए पर्पज एंड पॉलिसी अंडरलाइंग द टू इनएक्टमेंट और क्लियर इंटेंटमेंट हमें समझना पड़ेगा। क्लियर इंटेंटमेंट क्या है लेजिस्लेचर का, वो दोबारा तो बताएगा नहीं कि मेरा क्या इंटेंट, वो तो कोर्ट को इन्फर करना होगा। ठीक है? कैसे? बाई द लैंग्वेज ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन देयर। तो यहाँ पर कोर्ट जैसे एग्जाम्पल देता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कमर्शियल वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसमें कंफ्लिक्ट था बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक प्रोविडेंट फंड एक्ट में और कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 529 ये कहता है कि इसमें नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज है, और सेक्शन 11 ईपीएफ एक्ट का भी था। तो कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ये ईपीएफ एक्ट प्रिवेल करेगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रीजन भी थी उसके पास, क्योंकि वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन था और इसलिए उसका लिबरल और पर्पजिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था। तो कोर्ट ये कहता है कि नॉन ऑब्स्टैंडिंग नेचर ऑफ प्रोविजन वाइड एम्पलीट्यूड है, कि सब चीज के छोड़कर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग ये प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इंटरप्रिटेशन जो करेगा कोर्ट, वो कन्फाइन करेगा लेजिस्लेटिव पॉलिसी के लिए। लेजिस्लेटिव पॉलिसी और इंटेंशन क्या था उस नॉन ऑब्स्टैंडिंग क्लॉज को बनाने से पहले? इट मस्ट बी गिवन इफेक्ट टू द एक्सटेंड द लेजिस्लेचर इंटेंट, मतलब उसका हमेशा यूनिवर्सल इंटरप्रिटेशन नहीं होगा।
तो अब चाइल्ड राइट्स के केस में कोर्ट माना कि हाँ भाई, हम इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ नेशन, बीजिंग रूल से हम रेटिफाई कर चुके हैं। हमारे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, एफ में 38 में लिखा हुआ है। और ये एक स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में भी ये सब चीजें लिखी हुई हैं। और इसका प्रोबे मतलब जीजा का मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन हार्डेंड क्रिमिनल ना बन जाए। ये कई सारे जजमेंट में, शीला बार से और कई सारे में कहा गया है कि वो कॉन्टैक्ट में आएंगे तो हार्डेंड क्रिमिनल बन सकते हैं। और कोर्ट ने ये बोला कि बहुत सारे में नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, सेक्शन 6 में 15, 16, 18, 19, 20। क्लॉज एन सेक्शन 2 का कहता है कि ऑफेंस मतलब जो ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। ठीक है, इसका मतलब जे सेड प्रोविजन डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफेंस, मतलब कि ये बोलता है कि चाहे वो ऑफेंस आईपीसी के अंडर पनिशेबल हो या किसी स्पेशल या लोकल लॉ के अंडर हो, सबके लिए मतलब टू एन मतलब जो ऑफेंस है और उससे नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज लगा हुआ है। टाटा में भी कोर्ट कहता है कि सेक्शन 25 है जो कि नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, 5, 6 है। और इसमें आगे देखेंगे हुएवर वर्ड्स यूज हुए हैं। हुएवर मतलब ई और इनी पर्सन, कोई इसमें वो नहीं बोला कि बच्चे के लिए एक्सेप्शन है, ऐसा सब माना गया है। यहाँ पे दो कोलाइड हो रहे हैं। लेकिन अब कोर्ट देखता है लैंग्वेज को, देख एक सेक्शन 12 ऑफ जेजे एक्ट में बेल का प्रोविजन है। तो इसका मतलब कोर्ट ये बोलता है कि जेजे एक्ट में इटसेल्फ एक एक्सेप्शन है बेल के लिए। तो बेल दिया जा सकता है। तो जो हमारा मेन पर्पज है कि जो बच्चे हार्डेड क्रिमिनल से कांटेक्ट में ना आए, तो वो अवॉइड हो सकती है। तो इसलिए कोर्ट ने इसमें ये समझा कि भाई एंड मतलब यहाँ पर टाडा को प्रिवेल करना चाहिए। एक और रीजन कोर्ट ने ये कहा, जहाँ पे एक एडिशनल रीजन, दिस इज नॉट द क्लिंचिंग पॉइंट, कि जो मतलब जो ओवरराइडिंग इफेक्ट है मतलब टाटा का वो तो बाद में है, बट एनीवे इंपॉर्टेंट बात ये है, कोर्ट ये कहता है कि जब ये जेजे एक्ट फोर्स में आया, क्योंकि ये कहता है कि एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने पहले इंटरप्रेट कर रखा है कि या तो वो सब जो लॉ है वो ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट रहेंगे, उनसे ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, या वो लॉ फ्यूचर में इनएक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट कहता है कि टाटा तो पहले ही इनेक्ट किया जा चुका था, और जब तक जेजे एक्ट फोर्स में आया तब तक वो था ही नहीं, मतलब उस समय तक वो उसको मतलब हटा दिया गया था। तो इसलिए वो टाइमिंग इन फोर्स वाले क्लॉज में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से कोर्ट ने टाडा को ओवरराइड बोला, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा ओवर जेजे एक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब डेथ पेनल्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे, और उससे पहले अब हम थ्योरेटिकल थोड़ी थोड़ी सी पढ़ेंगे, जैसे क्लासिकल थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी। तो मिलते हैं। बाय।